हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मुझे उम्मीद है भाई आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पहली बात तो इस चैप्टर से ही डायरेक्टली आते हैं, और इस चैप्टर में डायरेक्टली हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए मिक्स टाइप के प्रॉब्लम्स भी इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा बनते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज से हम लोग इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और आने वाले लेक्चर्स बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं आपके लिए, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर पाएं और आप ये सीख पाएं कि कैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट आने वाले हैं जो आप सीखेंगे। ठीक है, तो भाई मेरा नाम है प्रभात और विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम सीधे अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हमें यह समझना है कि दरअसल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या चीज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक के अंदर हम क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक के अंदर जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहां पर हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम या तो केमिकल एनर्जी को चेंज कर रहे होंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर रहे होंगे केमिकल एनर्जी में। अब ये दोनों कन्वर्जन एक अलग अलग तरह के इक्विपमेंट के अंदर करे जाते हैं, अलग अलग तरह के डिवाइस के अंदर करे जाते हैं। तो जब हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे तो इस डिवाइस का, इस सेटअप का एक बड़ा स्पेशल नेम है। इसे हम लोग बोलते हैं दरअसल में गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल वो डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग केमिकल्स या फिर केमिकल रिएक्शन में स्टोर एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसकी हेल्प से करंट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, हमारे घरों में जो ड्राई सेल्स हैं जो हम लोग अपनी वॉल क्लॉक में इस्तेमाल करते हैं, या हम लोग जो अपने वॉच के अंदर छोटा सा वो सेल इस्तेमाल करते हैं, वो सब एक्चुअल में एक टाइप के गैल्वेनिक सेल ही होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यही समझेंगे कि दरअसल वो गैल्वेनिक सेल कैसे बनते हैं और वो काम कैसे करते हैं और किस तरह से वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टाइप के सेल की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट को इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, केमिकल रिएक्शन कंडक्ट कराएगा, और इसे जिस डिवाइस के अंदर करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसके साथ आप थोड़ा सा ऑलरेडी कंफर्टेबल हो चुके हैं, आपने इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें पढ़ी हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन इस सेल का आपके साथ हुआ था 10th क्लास में, जब आपने बात करी थी वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस की। जब आपने वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ा था तो वो एक टाइप का इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही था। अब उसी के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो अपने चैप्टर में हम ये दो मेन डिस्कशन करने वाले हैं और हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा गैल्वेनिक सेल के साथ। अब गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों जिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, उनमें जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होंगी ये होंगी रिडॉक्स रिएक्शंस। तो एक बार फटाफट हम लोग रिकॉल कर लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, और हम लोग ये देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहली जो रिडॉक्स रिएक्शन आपने सबसे पहले 10th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है, वो कुछ ऐसी थी कि हमारे पास जिंक की एक प्लेट होती है, जिंक की एक स्ट्रिप होती है, और उसे हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, आपको कुछ याद आ रहा होगा 10th क्लास से पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जिंक को कॉपर में डिप करने पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जो इस तरह से, जिंक की कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन बनता है, और साथ में ये जो कॉपर है जो पहले सल्फेट के साथ कनेक्टेड था, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, वो कॉपर में रिड्यूस हो जाता है। तो हमें बताया कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पर क्योंकि अब आप रिडॉक्स रिएक्शन भी बहुत अच्छे से जान चुके हैं तो आप ये भी जानते होंगे दरअसल में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के साथ साथ एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन जब वो जिंक सल्फेट बना रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। सिमिलरली अगर हम लोग कॉपर के बारे में बात करें तो यहां पे कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और जबकि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो यहां पे कॉपर एक्चुअल में अपना ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस कर रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, और जिंक अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा है, इसका मतलब है जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एक बात आपको फंडामेंटल लेवल पे क्लियर है, जब कभी भी ऑक्सीडेशन होगा तो वो चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है। तो एक्चुअल में यहां अगर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं या वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो जिंक ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो रहा है, तो अगर जिंक ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 है, इसका मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और उसी का उल्टा कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, तो कॉपर +2 से अगर 0 में जा रहा है तो कॉपर यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी हो रही है कि इस रिडॉक्स रिएक्शन में एक स्पीशी जिंक ऐसी है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, और कॉपर आयन जो इसके साथ कांटेक्ट में थे
वो गेन कर लेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ऐसा करने के लिए इस कॉपर सल्फेट के अंदर हमें डिप करना पड़ेगा इस जिंक की प्लेट को। ऐसा नहीं हो सकता कि जिंक आपने अलग रखा है, कॉपर सल्फेट अलग रखा है और ये दोनों देख के आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर ले। नहीं, इन्हें हमें आपस में कांटेक्ट में लाना होगा और यहीं से अब आइडिया डेवलप होता है गैल्वेनिक सेल का। जरा अंडरस्टैंड करो हो क्या रहा है यहां पर। हो कुछ ऐसा रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और हम लोग जिंक और कॉपर को डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर आते हैं, तब ये रिएक्शन होती है। अब जरा सोचो, अगर हम किसी तरह से एक ऐसा सेटअप बना लें जिसमें जिंक डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए कॉपर आयन के, लेकिन कुछ ऐसा इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन हम बैठा लें कि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे और वो इनडायरेक्टली जाकर मिलने लगे कॉपर आयन को। और अगर इन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम रख लें एक एक्सटर्नल सर्किट में, तो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव होंगे जिसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव होने लगेगा। आई होप ये आइडिया आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब यही आइडिया हम लोग इस्तेमाल करते हैं दरअसल में गैल्वेनिक सेल के अंदर। गैल्वेनिक सेल में हम एक रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ कराने की बजाय अलग अलग कंपार्टमेंट में कराया जाता है और इन कंपार्टमेंट्स को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन से रिडक्शन की तरफ मूव होते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव हो जाता है। यही आइडिया हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे साइंटिस्टों ने लगाया गैल्वेनिक सेल को बनाने के लिए। और एक बार जब हमें आइडिया अच्छे से पता चल गया तो फिर हम बहुत सारे गजब गजब के गैल्वेनिक सेल बनाने लगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, चलो उसी के बारे में आगे बात करते हैं और आगे देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, यह जानना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम लोग बात करें गैल्वेनिक सेल कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, ठीक है, चल तो आप ऐसा देख सकते हैं गैल्वेनिक सेल बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल है जिसे हम लोग बोलते हैं डैनियल सेल। ठीक है, एक्चुअल में गैल्वेनिक सेल एक टाइप है जिसमें हम केमिकल एनर्जी जो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट होती है इसे कन्वर्ट करने में लगा देते हैं, इसे इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में लगा देते हैं। अब गैल्वेनिक सेल का एक सब टाइप है डैनियल सेल। मतलब डैनियल सेल एक बड़ा स्पेशल टाइप का दरअसल में गैल्वेनिक सेल है। इसे डैनियल नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए इसका नाम डैनियल सेल है। और डैनियल ने इस्तेमाल करा था जिंक और कॉपर को। तो उन्होंने क्या करा था, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर यानी जिंक आयन के सोल्यूशन के अंदर जिंक की रॉड डिप कर दी थी इस तरह से। ये जिंक सल्फेट का हमारे पास सोल्यूशन है, ये जिंक सल्फेट हमारे पास यहां पर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, यानी जिंक आयन हमारे पास यहां पे प्रेजेंट है। और उन्होंने इसके अंदर जिंक की रॉड डिप कर दी, एक वायर से कनेक्ट करके इन्होंने कॉपर की रॉड ली और कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर उन्होंने डिप कर दिया। तो यहां पर हमारे पास कॉपर आयन है। फिर इन दोनों सॉल्यूशंस को इन्होंने एक सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट कर दिया। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसके नाम ही बता रहा है कि ये एक ब्रिज है जो इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। और इसके अंदर सॉल्ट भरा हुआ है, जैसे कि ये KCl सॉल्ट हमने लिया हुआ है। ऐसा करने पर उन्होंने ऐसा देखा कि जिंक की तरफ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने बीच में वोल्टामीटर लगाया, तो वोल्टामीटर का डिफ्लेक्शन ने आसानी से बता दिया इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहे हैं। तो जिंक की रॉड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और वो कॉपर के ऊपर जा रहे हैं। और अगर एक्सटर्नल वायर में इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ मूव करेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करने लगेगा। तो उन्होंने जिंक और कॉपर की रिएक्शन तो कराई, लेकिन अलग अलग कंपार्टमेंट में कराई। और हमें पता है कि जिंक एक्चुअल में ऑक्सीडाइज होने वाला है। तो ये जिंक का जो कंपार्टमेंट है, इसे उन्होंने ये बता दिया कि जिंक के कंपार्टमेंट में पक्का ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन जिस कंपार्टमेंट में होता है इसे हम लोग बोल देते हैं एनोड, जो कि आप नोटिस करो यहां पर मेंशन भी है बच्चे। ठीक है, और एनोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, अच्छे से ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव होने लगते हैं। तो जिंक यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जिंक इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से लूज करता है। ये जो जिंक के एटम्स हैं जो इस रॉड के ऊपर प्रेजेंट हैं, ये जिंक एटम्स, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये जिंक आयन में कन्वर्ट होते हैं तो रॉड के ऊपर नहीं रह पाते, वो सोल्यूशन के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के थ्रू होते हुए, इस वायर के थ्रू होते हुए कॉपर आयन पे जाने लगते हैं। और कॉपर रॉड जिस कंपार्टमेंट के अंदर रखी है, यहां पर कॉपर आयन का रिडक्शन होने लगता है। और रिडक्शन गैल्वेनिक सेल में, या ये जो हमारा डैनियल सेल है जिसके अंदर होता है, उसे हम लोग बोलेंगे कैथोड। तो कैथोड दरअसल में वो कंपार्टमेंट है जहां पर रिडक्शन होगा और एनोड वो कंपार्टमेंट है जहां पर ऑक्सीडेशन होगा।
ठीक है, याद रखना कैथोड पे रिडक्शन होगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा रिडक्शन में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सोल्यूशन में ये जो कॉपर आयंस आप देख रहे हैं, ये कॉपर आयंस ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनको गेन करना स्टार्ट कर देंगे। पर नोटिस करो मेरे बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कई बच्चे मिस कर जाते हैं, इसीलिए इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको कई बार दिक्कत होती है। तो भाई जरा फोकस करिए, कॉपर आयन कहां से आ रहा है। कॉपर आयन सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, जो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में है। ठीक है, ये कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से कॉपर आयन कॉपर एटम बनाते हैं और रिडक्शन होने लगता है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो तो रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट कॉपर और जिंक आपस में कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि इन्हें कनेक्ट करने के लिए बीच में एक वायर लगाया है। और इस वायर में जब इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, जो जिंक से निकले थे और कॉपर उसे गेन करने लगा कॉपर आयन, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। और अगर करंट फ्लो होगा तो आप बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा सकते हैं जो करंट से चल सकती है। आप कोई छोटा मोटा बल्ब लगा सकते हैं, आप कोई और जहां पर करंट की रिक्वायरमेंट है आप वो डिवाइस वहां पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उसको एक एक्सटर्नल सर्किट में कराकर हम जनरेट करने लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बड़ा ही अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है, हमें पता है रिडॉक्स रिएक्शन में। हमने उसे एक अलग कंपार्टमेंट में कराना स्टार्ट कर दिया और अपने आप क्या बन गया, गैल्वेनिक सेल, एक ऐसा डिवाइस जिससे हम लोग केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अब देखो ये जो बात मैंने बताई है, बड़े इत्मीनान से हम लोग थोड़ा सा और डीप में अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हम अच्छे से समझे यहां हो क्या रहा है। क्योंकि एक बात बताता हूं, एक बार आपको गैल्वेनिक सेल की वर्किंग अच्छे से समझ में आई ना, और आपने अगर थोड़ी सी फिजिक्स अच्छे से पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ी हैं, ट्रस्ट मी आपको बड़े ही आराम से मैं सारा का सारा टॉपिक बता दूंगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक ना, आपको जब न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे तो इसके टॉपिक के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आप चीजें अपने दिमाग में इमेजिन कर पाओगे। अच्छा ये चीज ऐसे हो रही है, ये चीज ऑक्सीडाइज होगी तो एटम से आयन में कन्वर्ट होगी, ये चीज रिड्यूस होगी तो आयन से एटम में कन्वर्ट होगी, कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलने लगेंगी। और एक बार ना दिमाग में किसी क्वेश्चन की इमेज बनने लगी तो ट्रस्ट मी क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व होने लगता है। ठीक है, तो बड़े इत्मीनान से एक बार और देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल काम कैसे कर रहा है। चलो ठीक है, अच्छा लेकिन गैल्वेनिक सेल काम करते करते ही दरअसल में कुछ रिएक्शंस भी परफॉर्म करेगा, और जो रिएक्शन गैल्वेनिक सेल परफॉर्म करता है उन्हें हम लोग बोलते हैं सेल रिएक्शन। पर गैल्वेनिक सेल में 2 अलग अलग टाइप के आधे आधे सेल होते हैं, एक में एनोड और एक में कैथोड। तो एक अलग जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जो एनोड है, और जहां रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, जो कि कैथोड है। तो अब हम लोग यहां पर बात करेंगे दरअसल में पहले एक छोटे से आइडिया के बारे में कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होता है। देखो किसी भी टॉपिक पे कमांड करने के लिए ना, उस टॉपिक में इस्तेमाल होने वाले जो लैंग्वेज टर्म्स हैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल होना होता है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का मतलब है वो सेल जो गैल्वेनिक सेल के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, और या वो कंपार्टमेंट जो गैल्वेनिक सेल के इस्तेमाल हो रहा है और उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग डैनियल सेल के बारे में बात करें तो डैनियल सेल की सेल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है, जिंक में। और वो कैसे हो रहा है, जिंक आयन में ऑक्सीडाइज हो रहा है। और अगर हम लोग बात करें रिडक्शन हाफ सेल की, तो रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा है, रिडक्शन हाफ सेल में जो हमारे जिंक हो गया, जिंक के बाद हमारा हो गया कॉपर, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम में कन्वर्ट हो रहा है। पर इन दोनों रिएक्शंस को दरअसल में हाफ रिएक्शन बोला जाता है। ये ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन है क्योंकि इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और मेरे बच्चे ये रिडक्शन की हाफ रिएक्शन है क्योंकि इसमें सिर्फ रिडक्शन हो रहा है। तो आपको पता चल गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है। इन दोनों को एक साथ अगर आप ऐड कर दो तो पूरे सेल की रिएक्शन बनती है, क्योंकि पूरे सेल को काम करने में इन दोनों रिएक्शन को एक साथ होना पड़ता है। तो इन दोनों रिएक्शन को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो रिएक्शन जब हम ऐड करते हैं तो अलजेब्रा के रूल्स के अकॉर्डिंग ऐड होती है। अपोजिट साइड पे अगर सेम चीजें हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे नहीं, अगर आपने ऐसे पढ़ा है x प्लस 2y इज इक्वल टू z प्लस 2y है, तो 2y दोनों तरफ सेम साइड पर दोनों तरफ है इक्वल टू के, तो कैंसिल आउट हो जाता है। वही काम हम लोग दरअसल में केमिकल रिएक्शन में भी कर सकते हैं ऐड करते टाइम। ऐड करते टाइम सेम चीजें अगर अपोजिट साइड पे हैं तो ये कैंसिल या सब्ट्रैक्ट होने लगेंगी। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिएक्टेंट में हमारे पास बचेगा जिंक और कॉपर आयन, और प्रोडक्ट में बचेगा जिंक आयन और कॉपर। आपको पता है जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से कोई भी गैल्वेनिक सेल अगर हमें दिया होगा तो हम उसकी सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन के अलग और रिडक्शन के अलग, और दोनों को कंपाइल कर दोगे एक साथ तो जो रिएक्शन बनती है, इस रिएक्शन को स्पेशली हम लोग बोलते हैं सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में जो आयंस हैं दरअसल में ये मोस्टली एक्वस फॉर्म में होते हैं,
लेकिन जो मेटल्स हैं ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब इस बात का भी बहुत ज्यादा यूज आएगा आगे न्यूमेरिकल्स में, इसी बात को अंडरस्टैंड करेंगे, बट लेटर ऑन। अभी हम लोग फिलहाल बात करते हैं ये और अंडरस्टैंड करते हैं कि गैल्वेनिक सेल काम कैसे करता है। इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गैल्वेनिक सेल कैसे काम करता है उसके बारे में देखेंगे। और भाई ये क्या कह रहे हैं, गौर से देखिए इस वर्किंग को, ठीक है। ये वर्किंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ध्यान से देखनी है वर्किंग। वर्किंग क्या है उसके बारे में बात करते हैं फटाफट। देखो ये हमने डैनियल सेल का एक फिगर लिया है। डैनियल सेल में जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में हमने जिंक की रॉड डिप कर दी है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर की रॉड डिप कर दी है। इन दोनों को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया है। सॉल्ट ब्रिज में हमने केसीएल सॉल्ट एक्वस फॉर्म में भरा है। अब एक्वस फॉर्म में अगर भरोगे तो जाहिर सी बात है लिक्विड हो जाएगा, ये मतलब लिक्विड इसका फॉर्म होगा, तो ये गिर जाएगा। तो इसे गिरने से बचाने के लिए इसे हम लोग मिक्स कर देते हैं अगर से। अगर एक ऐसी चीज है जो दरअसल में केसीएल के एक्वा सोल्यूशन को ना बिल्कुल जेली जैसा बना देती है, और साथ ही साथ उसे, अब जेली जैसा बन गया तो उसका गिरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर आपने इसे उल्टा करके रखा हुआ है इसे ट्यूब के अंदर भर के। तो इसे गिरने से और बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे कॉटन के प्लग्स लगा देते हैं ताकि जो केसीएल का सोल्यूशन है वो सोल्यूशन में गिर ना जाए, आयंस का मूवमेंट होता रहे पर सोल्यूशन पूरा ना गिर जाए। तो फिर इसके बाद हम लोग ये पूरा सेटअप बनाते हैं, बीच में हमने बल्ब लगाया हुआ है। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि दरअसल में जब गैल्वेनिक सेल काम करता है तो करता कैसे। हमें ये तो पता चल गया गैल्वेनिक सेल में जिंक ऑक्सीडाइज होगा, यानी जिंक की रॉड पे जो बहुत सारे जिंक के एटम्स हैं, यहां पर बहुत सारे जिंक के एटम्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सीधे देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या कहानी है यहाँ पर। तो देखना यहां पर जिंक के जो हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है, देखो जिंक के एटम्स प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो ये जिंक आयन, मतलब जिंक का जो एटम था ये, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट करा। जब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जिंक आयन में कन्वर्ट होगा। अब जिंक आयन सोल्यूशन में आने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि आयंस को वाटर की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि वाटर में डाइपोल होता है। तो वाटर अपने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के डाइपोल से या डाइपोल के नेगेटिव पार्ट से आयंस को भी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो आयन सोल्यूशन में आने लगते हैं। पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल पे रहना पसंद करता है, और मेटल में इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्ट हो सकता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन आगे कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं एक्सटर्नल सर्किट में। और एक्सटर्नल सर्किट में मूव करते हुए वो कॉपर के ऊपर जाएंगे, और जैसे ही कॉपर के अंदर जाएंगे, यहां पे सोल्यूशन में जो कॉपर आयन थे, ये कॉपर आयन ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम बनाने लगेंगे ऐसे। और अगर सोल्यूशन में से कॉपर आयन कॉपर एटम बना के कॉपर की रॉड पे डिपॉजिट होने लगे, तो धीरे धीरे कॉपर की रॉड देखो मोटी होती चली जाएगी। और जिंक के एटम अगर जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहे थे, जिंक के एटम अगर जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहे थे, तो धीरे धीरे ये जो रॉड है इससे जब एटम लूज होने लगेंगे और जिंक आयन बनाने लगेंगे, तो वो पतली होने लगेगी, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। पर अब यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज यहां काम क्या कर रहा है, तो एक्चुअली में नोटिस करो, जब हम लोग जिंक एटम से, मतलब जिंक की रॉड से जिंक के एटम से जिंक आयन बना रहे हैं और वो आयन सोल्यूशन में आ रहा है, तो नोटिस करो अकेले आयन सोल्यूशन में नहीं आ रहा है। आप नोटिस करो जब आयन सोल्यूशन में आ रहा है, तो यहां से Cl माइनस आयन भी चलते हुए नीचे आ रहे हैं, और वो Cl माइनस आयन सोल्यूशन में आ गए। तो ये Cl माइनस आयन सोल्यूशन में क्यों आए, इसके बारे में हम बात करते हैं, और कहां से आए। तो पहली बात तो इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl भरा हुआ था, KCl का एक्वा सोल्यूशन में K प्लस और Cl माइनस होंगे। अब जैसे ही जिंक एटम जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, जैसे ही जिंक एटम जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, यहां पर सोल्यूशन में जैसे ही जिंक आयन आएगा, तो सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आने लगा, और पॉजिटिव चार्ज को हमें न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है, और न्यूट्रलाइज करने के लिए ही इस सॉल्ट ब्रिज से क्लोराइड आयन आएंगे। अब जिंक आयन पे 2+ चार्ज है, इसीलिए 2 क्लोराइड आयन मूव कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर जैसे ही जिंक आयन आ रहा था, तो 2 क्लोराइड आयन ऊपर से आना स्टार्ट हुए थे, ताकि वो 2+ चार्ज को 2 क्लोराइड आयन डिस्चार्ज करे। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर पहुंचे कॉपर की रॉड पे, तो सोल्यूशन नेगेटिव चार्ज होने लगेगा। सोल्यूशन नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए K+ आयन सोल्यूशन के अंदर डिप करने लगेंगे, जो KCl से आ रहा है। तो सॉल्ट ब्रिज इन दोनों सोल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना के रखता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, सॉल्ट ब्रिज का जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड के अंदर जाएगा, और जो नेगेटिव आयन है वो एनोड के अंदर आएगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, एनोड एनायन को अट्रैक्ट करेगा सॉल्ट ब्रिज के, और कैथोड कैटायन को। कैथोड की स्पेलिंग CAT से, मतलब CAT के 3 वर्ड होंगे, ऐसे कैटायन में CAT होता है, कैथोड कैटायन। ठीक है, शुरुआत के 3 चीजें सेम होती है, शुरुआत के 3 लेटर सेम है। तो यहां से आप याद कर सकते हो, जो हमारा दरअसल में कैथोड है,
वो सॉल्ट ब्रिज से कैटायन को अपनी तरफ बुलाएगा और एनोड एनायन को बुलाएगा, और इस तरह से ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये हमारे सोल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखेगा। और सिर्फ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही नहीं रखेगा, बल्कि वो पूरे, भाई देखो अगर हमारे एक सर्किट में करंट फ्लो होना है तो सब जगह चार्ज का मूवमेंट होना चाहिए ना। तो बाहर तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया, अंदर किसका मूवमेंट होगा? अंदर इन्हीं चार्जेस का मूवमेंट होगा, इन आयंस का मूवमेंट होगा, तब जाकर करंट पूरे सर्किट में आसानी से फ्लो होगा। तो यहां से एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग समझनी है अपने को कि जो हम गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करते हैं, तो गैल्वेनिक सेल में एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं चार्ज करंट को मूव कराने के लिए, और इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं एनोड से कैथोड, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव होता है, यानी कैथोड से एनोड। पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर आयंस का मूवमेंट होता है। आई एम रियली सॉरी। और आयंस जब मूव होते हैं तब जाकर यहां पर करंट जनरेट होता है सॉल्यूशन के अंदर। तो याद रखना, सॉल्यूशन के अंदर करंट कौन मूव करा रहा है? आयंस। और बाहर कौन मूव करा रहा है गैल्वेनिक सेल में? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है कि दरअसल में गैल्वेनिक सेल काम कैसे करता है। अब देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें कई बार वर्किंग एक्सप्लेन करने को आ जाती है हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम्स में, चाहे हमारे स्कूल एग्जाम्स हो या हमारे बोर्ड एग्जाम्स हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड जो भी है। तो ना यहाँ पर मैंने पूरी वर्किंग जो आपको समझाई है वो लिख भी दी है, और पता है क्यों लिखी है? क्योंकि देखो, अब बार बार ना एक टॉपिक अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है तो उसके 50 वीडियो देख के आप ना बोर हो जाओगे, आपका टाइम बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगा, रादर देन उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाओ। अगर आपको उसे समझना है तो ट्रस्ट मी, रीडिंग हैबिट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आप ये वर्किंग एक बार अंडरस्टैंड कर, जो मैंने आपको बताई है सारी चीजें अच्छे से समझ लो, और एक बार खुद पढ़ के देखो और दिमाग में एक पिक्चर क्लियर बनाओ कि क्या चीजें हो रही हैं। और एक बार वो पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो गई तो ट्रस्ट मी, वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, और उसके जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। तो जो सारी बातें मैंने बताई हैं वो यहाँ वर्किंग की मैंने सब लिख भी दिए हैं पॉइंट बाय पॉइंट, ताकि आपको बहुत ज्यादा हैवी भी ना लगे। पूरा पैराग्राफ नहीं बनाया है, काम के पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आप आराम से अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, जो मैंने बातें बताई हैं वही सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप आराम से अंडरस्टैंड करना। ठीक है, फिलहाल अपने मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या था? तो आपको याद होगा सॉल्ट ब्रिज किस काम आता है और क्या होता है। तो पहले तो ये समझते हैं कि सॉल्ट ब्रिज है क्या। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज दरअसल में एक ऐसी डिवाइस है जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यानी गैल्वेनिक सेल्स में इस्तेमाल करते हैं, और इन्हें यूज करा जाता है टू कनेक्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल्स। ठीक है, और इसका फायदा मेन मतलब ये और बनता कैसे है? तो सॉल्ट ब्रिज को बनाने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, KCl, AgNO3, ठीक है, इस तरह की चीजें। और एक्चुअल में एक्वस फॉर्म में इसको बनाते हैं, लेकिन एक्वस फॉर्म में अगर आप इसे इस तरह के यूट्यूब के फ्लास्क के अंदर रख के ब्रिज मतलब यूट्यूब के क्या नाम है, यूट्यूब का टाइप का आप ब्रिज बना लोगे और इसके अंदर सोल्यूशन को अगर भर दोगे और उल्टा करके रखोगे तो गिर सकता है। तो इसलिए हम उसको जेली बनाने के लिए अगर अगर में डाल के रखते हैं और नीचे कॉटन प्लग्स लगा देते हैं ताकि ये गिरे ना। अब सॉल्ट ब्रिज का मेन पर्पस क्या है ये मैंने आपको बता दिया। सॉल्ट ब्रिज का मेन पर्पस था, दो काम थे सॉल्ट ब्रिज के। सबसे पहला काम तो दरअसल में सॉल्ट ब्रिज एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है इंटरनल सर्किट की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है और सर्किट को कंप्लीट करता है। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दरअसल में सॉल्ट ब्रिज रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आने से रोकता है। क्योंकि एक बार बता दूं, इस प्रोसेस में अगर इक्विलिब्रियम आ गया यानी जिंक आयन बना रहा है और ये प्रोसेस फॉरवर्ड बैकवर्ड में दोनों में बराबर होने लगा, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का जनरेशन रुक जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का जनरेशन अगर रुक गया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक्सटर्नल सर्किट में रुक जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर रुक गया तो करंट फ्लो होना बंद कर देगा। तो सॉल्ट ब्रिज इक्विलिब्रियम आने से रोकता है आयंस और उसके मेटल के बीच में, ताकि ये प्रोसेस चलता रहे और सेल जितना अच्छे से काम कर सके उतने अच्छे से काम करे। तो सेल की लाइफ बढ़ा देता है सॉल्ट ब्रिज। बिना सॉल्ट ब्रिज के सेल की लाइफ इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, बहुत जल्दी सेल हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है कि इस टॉपिक में इस्तेमाल होने वाले जितने भी टर्म्स है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, इनको भी हम अच्छे से अंडरस्टैंड करें। तो वही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया कि हम लोग गैल्वेनिक सेल को पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैसे लिखते हैं गैल्वेनिक सेल को। क्योंकि बार बार गैल्वेनिक सेल को हमारे लिए बनाना कि हम एनोड वाला कंपार्टमेंट पूरा बनाएं, कैथोड वाला कंपार्टमेंट पूरा बनाएं, सॉल्ट ब्रिज को इस तरह से यूट्यूब के फॉर्म में शो करें और फिर उसमें बाहर सर्किट बनाएं, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम लोगों ने सेल को रिप्रेजेंट करने का छोटा तरीका सीखा है, और वही मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम लोग गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादातर यही रिप्रेजेंटेशन आपको आपके न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा। तो इसी को अंडरस्टैंड करते हैं कि गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मान लो ये मेरा डैनियल सेल है और मैं इस डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो हमारे साइंटिस्टों ने पहले से कन्वेंशन बना रखा है
और कन्वेंशन को पूरा फॉलो करना है। एक मिनट दीजिएगा जरा, मैं पानी पी लूं, एक मिनट। ठीक है, तो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे देना है हमको, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे साइंटिस्टों ने पहले से बताया कि सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पता है गैल्वेनिक सेल में एक एनोड कंपार्टमेंट है, कैथोड है। तो हम लोग सबसे पहले एनोड को रिप्रेजेंट करेंगे और फिर दो पैरेलल लाइंस बना के बीच में उसके बाद कैथोड को रिप्रेजेंट करेंगे। ये दो पैरेलल लाइंस दरअसल में सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो सॉल्ट ब्रिज की एक साइड पर एनोड है, सॉल्ट ब्रिज की दूसरी साइड पर कैथोड है, और बाय कन्वेंशन हमेशा एनोड पहले ही लिखोगे और कैथोड बाद में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है उससे लिख देंगे और कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है उसे लिख देंगे। उसके बीच में दो पैरेलल लाइंस बना देंगे जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिएक्शन हम लोग एनोड की जगह पे लिख देंगे। लेकिन जब रिएक्शन लिखेंगे तो वहां पर एरो की बजाय हम लोग स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन दरअसल में आपको ये बताती है कि इन दो चीजों के फेस के बीच में एक्चुअल में एक जंक्शन है। आपको पता है कि ये बहुत सारे जिंक के एटम्स हैं और इसके ठीक बाहर जिंक के आयन्स हैं। तो जिंक और जिंक एटम के बीच में एक जंक्शन, एक जुड़ाव आ रहा है। ठीक है, तो ये लाइन उसी जंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, उसी फेस डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती है। फिर ऐसे यहां पर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस आएंगी। ऐसे कैथोड में जो रिएक्शन हो रही है उसमें कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो रिएक्शन हो रही है हम उसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड पे लिखेंगे। तो कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो Cu2+ को हम लिख देंगे, कॉपर में वो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको देखकर कोई भी समझ जाएगा कि सेल में क्या हो रहा है। कैसे समझेगा, वो ये समझ जाएगा कि ये जो पार्ट है ये एनोड है, यानी ये जो रिएक्शन है लेफ्ट से राइट रीड करेंगे तो ये एनोड पे हो रही होगी, और डबल पैरेलल लाइंस के बाद में यहां पर हमारे पास कैथोड है, और कैथोड को भी लेफ्ट से राइट रीड करना है तो कैथोड की रिएक्शन भी हम समझ जाएंगे। और एक गैल्वेनिक सेल को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है सेल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना। तो इस तरह से हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं और सेल को रिप्रेजेंट करके हम सेल की सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे कि एनोड पे क्या है, कैथोड पे क्या है और कैसे वो रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर पूरी सेल रिएक्शन लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, अगर मैं आपको बताऊं तो एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं ऐसे रिएक्शन लिखूंगा, जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये एनोड पे रिएक्शन हो रही है। ऐसे कैथोड पे कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाएगा, ये कैथोड पे हो रहा है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। जिंक कॉपर आयन के साथ रिएक्शन करके कॉपर प्लस जिंक आयन बनाएगा, ये मेरी पूरी सेल रिएक्शन है। और एक बार एक सेल के बारे में, उसकी रिएक्शन के बारे में पता चल गया तो हम अब इसमें बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन खुद भी अपने आप से कर सकते हैं। तो इस तरह से सेल को रिप्रेजेंट करा जाएगा और आप सेल के रिप्रेजेंटेशन से पूरी जो सेल रिएक्शन है वो भी लिख सकते हो, और सेल रिएक्शन अगर गिवन है तो सेल रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हो। इसी चीज की हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ताकि इस टॉपिक पर हमारा कमांड हो जाए। तो जैसे मान लो मैंने आपको बोला एग्जांपल के तौर पे कि हमें एक सेल दे रखा है, उसमें कॉपर कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है और सिल्वर आयन सिल्वर में रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक गैल्वेनिक सेल है, इसकी सेल रिएक्शन लिखो। तो आप ये सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, तो आप सिंबल को कैसे रीड करोगे, आप अंडरस्टैंड करो। देखो ह्यूमन ब्रेन ना बहुत ज्यादा ट्रेन होता है, मतलब चीजों को बड़े आसानी से अंडरस्टैंड कर लेता है कि क्या पैटर्न है और क्या चीजें आ रही हैं। तो रूल्स आपको पता ही है कि डबल पैरेलल लाइन, ये जो पैरेलल लाइन है इसके पीछे जो सिंबल है वो दरअसल में एनोड को रिप्रेजेंट करेगा और बाद वाला कैथोड को। और जो रिएक्शन हो रही है इनको लिखने के लिए हम हमेशा लेफ्ट से राइट लिखेंगे। तो एनोड पे होने वाली रिएक्शन को ऐसे लिखोगे, कॉपर कॉपर आयन में कन्वर्ट होगा, पर कॉपर कॉपर आयन में कन्वर्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो साथ में यहां पर इलेक्ट्रॉन लिखोगे आप। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दरअसल में रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिखे होते, क्योंकि यहां पर आपको अपना दिमाग चलाना होगा। आप समझोगे कि कॉपर कॉपर आयन में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो बिना इलेक्ट्रॉन लूज करे तो नहीं होगा। तो जब सेल रिएक्शन लिखोगे तो वो चीज आप खुद अपने आप से लिख सकते हो, जो अंडरस्टैंडेबल है वो हम अपने आप कर सकते हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई दरअसल में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर हो रही होगी। ऐसे रिडक्शन के बारे में अगर बात करें तो सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर एटम में कन्वर्ट होगा, ये हमारा हो जाएगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और यहीं पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं
ऑक्सीडेशन हाफ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, बट रिडक्शन में एक ही इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, रिडक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करने के लिए या तो ऊपर हाफ कर दो नंबर, या नीचे डबल, और नीचे डबल ज्यादा कन्वीनियंट होगा तो हम नीचे डबल करके रखेंगे। तो एक बात समझना, यहां पर बैलेंस करने के लिए हमने जानबूझ के 2 से मल्टीप्लाई करा है, जबकि रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस थी। क्यों करा है? क्योंकि ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए उतने ही रिडक्शन में गेन होने चाहिए। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, सम। तो इससे क्या बन जाएगी, सेल रिएक्शन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसल आउट हो गए। तो कॉपर जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, ये सिल्वर आयन जो कि एक्वस फॉर्म में होंगे, इनके साथ रिएक्शन करके कॉपर आयन बनाएगा जो सिल्वर जो एक्वस फॉर्म में, और साथ में सिल्वर एटम बनाएगा जो सॉलिड फॉर्म में होंगे। तो ये जो है ये हमारी पूरी सेल रिएक्शन है। ठीक है, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया कि सेल रिएक्शन आप कैसे लिख सकते हो, सेल रिप्रेजेंटेशन से। आप चाहो तो सेल रिप्रेजेंटेशन को ना और ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हो। और ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो आयंस के कॉन्सेंट्रेशन है आप इनको भी मेंशन कर सकते हो। भाई आप जब एक कंपार्टमेंट के अंदर आयंस का सोल्यूशन लोगे तो इसका कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन आएगा, 1 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर, इसकी मोलारिटी आएगी, 0.5 मोलारिटी आ सकती है, 0.7 आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो आप और इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे मोलारिटी भी बता सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि आप सेल को किस टेम्परेचर पर ऑपरेट कर रहे हो। तो आप इस छोटे से रिप्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये आइडिया समझ में आया है कि कैसे हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन को सेल रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर मान लो सेल रिएक्शन दे रखी है तो सेल रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं आपको एक रिएक्शन दे दूं, ठीक है, अब की बार मैं आपको उल्टा क्वेश्चन दे रहा हूं। अब की बार आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन में दे रहा हूं और आपको इसका सॉरी, अब की बार मैं आपको एक सेल रिएक्शन दे रहा हूं, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है आपको। तो राइट डाउन सेल रिप्रेजेंटेशन of the following cell reaction। एक सेल रिएक्शन में आपको दे रहा हूं, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन आपको लिखना है। ठीक है, रिएक्शन कुछ ऐसी इस तरह से हमें दे रखी है कि एल्युमिनियम Al3+ आयन बना रहा है। हो सकता है Al3+ ना लिखा हो, ऐसे लिख दिया हो Al2SO4, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर 2 लाइंस इसके बाद आपको बता दिया है CuSO4 और साथ में कॉपर। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब पूरा पूरा जो सॉल्ट है, जिस सॉल्ट का आपने सोल्यूशन बनाया है, वो पूरा का पूरा सॉल्ट का सोल्यूशन आपको उसका फॉर्मूला लिख के दे दे। और आपको एक बात बताता हूँ, इस पूरे सॉल्ट के फॉर्मूले में जो हमारा एनायंस होते हैं, कई बार ये हमारे काम के नहीं होते। काम का हमारा ये बस ये कैटायन है। तो आप जब सेल रिएक्शन लिखोगे, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखोगे, ठीक है, अरे एक मिनट, मुझे सेल रिएक्शन देनी थी। ठीक है, ये तो मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, चेंज करते हैं इसको। एक मिनट, फटाफट हम लोग देखते हैं सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन में कुछ ऐसा मान लो, आयरन है हमारे पास, ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में है और ये रिएक्शन कर रहा है मेरे बच्चे AgNO3 के साथ, ठीक, और कन्वर्ट कर दे रहा है इसको FeNO3 होल ट्वाइस में, और साथ में Ag आ रहा है। बाकी रिएक्शन को अगर आपको बैलेंस करना है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिएक्शन इज बैलेंस नाउ। अब ये रिएक्शन आपको दे रखी है, इस रिएक्शन का आपको सेल रिप्रेजेंटेशन बनाना है। मतलब ये रिएक्शन है जो किसी गैल्वेनिक सेल में हो रही है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आराम से देखिएगा यहाँ हो क्या रहा है, जरा देखना। हम लोग सबसे पहले अगर हम सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहते हैं तो हमें ये ढूंढना होगा एनोड कौन है, कैथोड कौन है, क्योंकि एनोड को पहले लिखेंगे और कैथोड को बाद में। अब एनोड और कैथोड कैसे ढूंढे, यही सोचो। तो एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन। तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन ढूंढकर एनोड और कैथोड को आइडेंटिफाई करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, और यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यानी आयरन 0 से अगर +2 में जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा है, और सिल्वर Ag+ से Ag+1 से Ag बना रहा है, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। और अगर आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन ढूंढ लिया, बस काम खत्म। आपको पता है ऑक्सीडेशन दरअसल में किस कंपार्टमेंट में होगा, एनोड पर। यानी आयरन का जो कन्वर्जन है ये एनोड में होगा और रिडक्शन होगा कैथोड पे। तो हम लोग आयरन का जो रिएक्शन है वो लिखेंगे एनोड में, यानी पहले तो हम लोग आयरन को बना रहे हैं क्या, Fe+2। अब चाहे तो आप Fe+2 लिखो पूरा, क्योंकि हमारे लिए रिएक्शन में ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Fe+2।
नाइट्रेट आयन तो वहां पे प्रेजेंट होंगे, बस वो रिएक्शन में या सेल को काम कराने में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, ठीक है। वो स्पेक्टेटर आयन है, बस वो वहां पर प्रेजेंट है। और इसलिए प्रेजेंट है ना क्योंकि आयरन 2+ अकेले हमें नहीं मिलता। आप बाजार में जाओगे और कहीं से आप सोचोगे कि आप Fe+2 खरीद के ले आओ, नहीं मिलेगा, वो सॉल्ट फॉर्म में मिलता है। तो आपको कोई ना कोई एनायन जरूर मिलेगा। तो ये एनायन स्पेक्टेटर है, इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी हम अवॉइड करते हैं, फिलहाल नहीं लिखते इसको। फिर दो पैरेलल लाइंस एनोड का हो गया। अब कैथोड के बारे में, तो सिल्वर, फिर से नाइट्रेट यहां पर स्पेक्टेटर आयन है, सिल्वर रिएक्शन करेगा, सिल्वर Ag+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड। तो ये हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम लोग सेल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अगर मान लो आपको सेल रिएक्शन गिवन है और अगर आपको पहले से ही दरअसल में सेल का रिप्रेजेंटेशन गिवन है तो आप पूरी सेल रिएक्शन लिख सकते हो, बल्कि इवन हाफ हाफ लिखोगे तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को हमेशा बैलेंस रखना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हाफ में, तब जाकर आप उन्हें ऐड करके सेल रिएक्शन बनाओगे। तो आई एम प्रीटी श्योर आपको गैल्वेनिक सेल कैसे काम करता है अच्छे से समझ में आया है, गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आया है, गैल्वेनिक सेल का सेल रिएक्शन कैसे लिखते हो रिप्रेजेंटेशन से, आपको वो अच्छे से समझ में आया कि रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, और अगर सेल रिएक्शन दे रखी है तो उसे सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे और कैसे इसे रीड करोगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखूंगा क्योंकि ना अभी आपको धीरे धीरे चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अब अगले टर्न पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और वहां से पूरी मैथ घुस जाएगी इस टॉपिक के अंदर। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हो सकता है आपने टॉपिक पहले से पढ़ रखा हो तो आपको हो सकता है इतनी अंडरस्टैंडिंग अभी कई बार कंफ्यूजन हुआ होगा। तो ना मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में और बहुत आइडिया देकर आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि दरअसल में जो हमारा जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होता है और कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से हम लोग ये समझेंगे कि ये सेल, इसका ईएमएफ कितना है, कितना ज्यादा ये करंट प्रोड्यूस कर सकता है। ये सारी चीजें आने वाले लेक्चर्स में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो भाई आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, इन सारी चीजों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल को सबसे पहले तो भाई मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं ये आप तक लगातार पहुंचते रहे और आप अपनी प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच कर पाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज इतने ही रखेंगे। सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ एक और बात भाई, डिस्क्रिप्शन में ना हमारे सोशल मीडिया के बहुत सारे आपको लिंक्स दे रखे हैं, इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, ठीक है। आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं ताकि अगर आपके कोई डाउट्स हो तो वो सारे डाउट्स हमारे साथ शेयर कर लीजिए, तो उन डाउट्स को भी रिजॉल्व करने का हम ऐसे वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जमकर पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जो भी डाउट्स आते रहे मेरे साथ अपने शेयर करते रहिए ताकि हम उन डाउट्स को भी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।